स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे मेंडल के सिद्धांत के बारे में। और कोई भी अगर सिद्धांत होता है तो उसके कुछ नियम भी होते हैं। तो मेंडल के जो उसने उद्यान, जो हमने आपसे बात की थी कि चर्च में पादरी थे, तो उसी के उद्यान में उन्होंने मटर के पौधे के ऊपर उन्होंने जांच की। तो इसमें संकरण प्रयोगों के लिए कुछ नियम बनाए उन्होंने कि कैसे होगा। उन्हें हम कहते हैं वंशानुगति या आनुवांशिकता के नियम। जैसे पहला है प्रभाविता के नियम, जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा है पृथकीकरण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का, जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इसमें सबसे पहले उन्होंने दिया है प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम जो था, ये मेंडल द्वारा प्रतिपादित कर संकरण के परिमाणों को आधारित है। इसके अनुसार जब उसने कहा कि एक लक्षण के लिए विप्रयासी समयुग्मजी पादपों में संकरण कराया जाता है, तो वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में अपनी अभिव्यक्ति दर्शाएंगे प्रभावी कहलाएंगे, और वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में अपनी अभिव्यक्ति नहीं दर्शाएगा उसे अप्रभावी कहेंगे। अर्थात आप समयुग्मजी मतलब आप बेस्ट जीन लेकर अगर पादप बनाते हैं तो वो उदाहरण मान लो कि यदि शुद्ध या समयुग्मजी लंबे अर्थात टी पौधे को कैपिटल टी लिखा है इसमें, शुद्ध या समयुग्मजी बोने पौधे से संस्करण कराएंगे तो F1 पीढ़ी ने सभी पौधे 100% लंबे होंगे। अर्थात अगर दोनों पेरेंट्स आपके जो उचित गुणों वाले हैं या उन्हें कहेंगे शुद्ध गुणों वाले हैं, तो आगे जो हमें पीढ़ी प्राप्त होगी वो शुद्ध होगी। लंबे पौधे में टी कैपिटल, बौने पौधे में छोटा टी पी पीढ़ी हो गई। और इसका एक आएगा, इसका एक आएगा, तो ये बना संकर लंबा पौधा। पृथकीकरण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। अब हमने देखा, मान लो कि इसको अपन ये मान लेते हैं कि ये पिता है और ये माता है, ठीक है। अब हम सबको मालूम है कि हमारे अंदर आधे गुण पिता के आते हैं तो आधे माता के आते हैं, पर कई बार गुण एक से ज्यादा आ जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि किसके गुण बच्चे ने सबसे ज्यादा लिए। पृथकीकरण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं हर एक बात में जब ये पौधों की बात कर रहे हैं तो हम ह्यूमन क्यों ला रहे हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं जेनेटिक्स की। तो पौधे और ह्यूमन कुछ भी हों, अगर बच्चे के अंदर गुण अच्छे आते हैं तो किससे आए वो देखा जाता है। पृथकीकरण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम, यह नियम भी मेंडल का एक संकरण के परिमाणों पर आधारित है। इस नियम में F1 पीढ़ी के संकर और विषम युग्मजी से युग्मक बनते समय दोनों युग्म विकल्पी एक दूसरे से पृथक होकर अलग अलग में चले जाते हैं, जिसे हम कहते हैं पृथकीकरण। अर्थात गुण जो हैं वो विभाजित हो जाएं। अब आपने देखा हो कि एक ही पिता की दो बच्चे हैं, दोनों बच्चों के गुण अलग अलग होते हैं। किसी के अंदर माँ के सबसे ज्यादा आ जाते हैं, किसी के अंदर पिता के आ जाते हैं। वो चीज यहाँ पे बताई गई है पृथकीकरण में। पौधों में सभी में संकरण पाया जाता है और पीढ़ी में संकर और विषमयुग्जी लंबे पौधे होते हैं। विषमयुग्जी में दोनों युग्म विकल्पी साथ साथ रहते हुए एक दूसरे से संदूषित नहीं होते और युग्मक बनते समय दोनों युग्म विकल्पी एक दूसरे से पृथक होकर अलग अलग युग्मकों में भी पहुंच जाते हैं। अब इसमें क्या होता है कि F2 पीढ़ी का बोनापन जो है वो लक्षण फिर से प्रकट हो गया, और F2 का लक्षण प्रारूप अनुपात 3:1 में और जीन प्रारूप अनुपात 1:2:1 होता है। जैसे कि लंबा पौधा लिया था हमने और एक बोना पौधा लिया था, एक लंबा आएगा एक बोना आएगा, तो क्या बना विषम युग्मजी लंबा। अब इसमें क्या हुआ, ये मादा है ये नर है, मादा में एक बड़ा है एक छोटा, फिर नर में एक बड़ा एक छोटा। इससे क्या बनता है आगे, अगर नर से आते हैं तो ये दोनों आ गए, ये मादा से आ गए, तो या तो एक पूर्णता लंबा बनेगा, ये भी लंबा ये भी लंबा। लेकिन ये क्या हुआ, ये बोना हो गया, क्योंकि दोनों ही स्मॉल टी एक दूसरे से क्लैश हो गए। इसे हम कहते हैं F2 पीढ़ी। इसमें क्या हुआ, लक्षण प्रारूप अनुपात हुआ, 3 लंबे हो गए एक बोना हो गया। और जीन की बात करो तो एक समयुग्मजी, 2 विषमयुग्मजी और एक समयुग्मजी बोना प्राप्त हुआ। उसके बाद है संकर पूर्वज संकरण। यदि F1 पीढ़ी के पौधे का संकरण दोनों जनकों में, लंबे में और बोने में, किसी एक के साथ किया जाए तो हम इसे संकर पूर्वज संकरण कहते हैं।
यहाँ पे आप जब ये पढ़ लोगे तो अब हम बात कर रहे थे कि वंशानुगति के नियमों का बारे में। तो नियम अगर जानो तो उसके बाद आते हैं उसके महत्व। सजीवों में प्रभाविकता के लक्षण का पाया जाना जरूरी है, क्योंकि जब भी आप किसी लक्षणों की बात करें तो प्रभाविकता का लक्षण होगा, तभी आप सजीव की जांच कर पाएंगे। उसमें कई हानिकारक और घातक जीन अप्रभावी होने के कारण प्रभावी जीन की उपस्थिति में अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं। मेंडल के पृथकीकरण के नियम की प्रस्तुति से जीन संकल्पना की पुष्टि होती है, और इस नियम में एक जीन के 2 युग्म विकल्पी होते हैं जो कि 2 विपरीत लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। मेंडल के नियमों में संकर संतति से उत्पन्न नए लक्षणों के बारे में पता चलता है कि हमें कौन सा नया पौधा प्राप्त हो सकता है। और अगर हम संकरण विधि की बात करें तो इससे अनुपयोगी लक्षणों को हटा भी सकते हैं हम, और उपयोगी लक्षणों को एक साथ एक ही जाति में लाया जा सकता है। मेंडल के नियमों के उपयोग में रोग प्रतिरोधकता और अधिक उत्पादन वाली फसली पौधों को विकसित किया जा सकता है। मानव जाति के सुधार संबंधित विज्ञान की शाखा सुजननिकी मेंडलीय नियमों पर ही आधारित है। अब बात करें क्वेश्चंस की, तो जेनेटिक्स शब्द किसने दिया था? मेंडल ने, मार्गन ने, पुनेट ने या बेटसन ने? तो इसका हमने पहले पेज पर पहले ही पैरे में ये आंसर पढ़ा था कि जेनेटिक शब्द का शब्द जो था वो बेटसन ने दिया था। मेंडल ने अपने प्रयोग किस पर किए? मीठे मटर पर, जंगली मटर पर, उद्यान मटर पर या सभी पर? अब आपने अगर पढ़ा हो तो मेंडल क्या थे? चर्च के पादरी थे, और उन्होंने जो चर्च था उसके उद्यान में प्रयोग किया था। तो आपको ये आसानी से याद हो जाएगा कि इसका आंसर उद्यान मटर है। आनुवांशिकता और विभिन्नताओं, हम बात कर रहे हैं आनुवांशिकता की और विभिन्नताओं के अध्ययन की शाखा को हम क्या कहते हैं? तो हम आंसर बोलेंगे आनुवांशिकी। अब मटर की फली का हरा रंग, हम बात कर रहे हैं हरे रंग की। अगर आपको याद हो तो इसके 2 रंग थे, हरा और पीला रंग। तो हरा रंग काहे में आएगा? प्रभावी में। क्या आएगा? प्रभावी। उसके बाद हमने बात की थी सामान्यतः किसी जीन में कितने युग्म विकल्पी होते हैं। तो ये अगला क्वेश्चन है जिसका आंसर आप देंगे कि 2 होते हैं। मेंडल ने कितने विपर्यासी लक्षणों के युग्म अपने उसके लिए चुने थे? तो इसने विपर्यासी लक्षणों के युग्म की अगर हम बात करें तो आपको यहाँ मिल जाएगा, ये इसमें दे रखे हैं इसने 12 है इसका आंसर। 7 आंसर है इसका। 7 युग्म विकल्प है, क्योंकि अगर आप इसकी सारणी चेक करेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। अब उसने कहा है कि जब F1 पीढ़ी का संकरण किसी भी एक जनक से कराया जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं? संकर पूर्वज संकरण। इसमें टेस्ट परीक्षण भी हो सकता है, क्योंकि अगर अपन बात करें परीक्षण की तो वो भी आंसर आपका सही रहेगा। उसके बाद आपका है 8वां सवाल। इसमें टी और टी, ये हमने अपने बात की थी कि संकरण से प्राप्त संतति का अनुपात क्या होता है। तो आप जब पीछे की तरफ आप चैप्टर को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा उसमें 1:1 है। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस विपर्यासी लक्षण को नहीं चुना? तो हमने जब बात की थी तो इसमें एक टेबल दिया गया है, अगर आप इसे देखें ध्यान से तो इसमें हर चीज लिखी गई है। तो इसे ध्यान से पढ़ने के बाद आपको इस सवाल का जवाब आराम से मिल जाएगा कि जड़ का जो रंग है उसने उसमें नहीं चुना था। पुष्प के रंग को चुना था, फली के रंग को चुना था और बीज के रंग को चुना था। उसके बाद हम बात करें कि एक संकरण के F2 पीढ़ी में कितने प्रकार के जीनोटाइप होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। और आनुवांशिकी का जनक सभी को मालूम है, हम पढ़ रहे हैं मेंडलवाद के बारे में, तो मेंडल थे। मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे पर किए थे? हमने शुरू से एक बात सुनी है कि वे चर्च में पादरी थे, उन्होंने वहां के उद्यान में प्रयोग किए। तो किस पे किए थे? मटर पे। और प्रभावी लक्षण किसे कहते हैं? प्रभावी लक्षण की डेफिनेशन जो है आपको यहाँ मिल जाएगी। ये देखिए, प्रभावी लक्षण वह लक्षण जो वन पीढ़ी में आपको अभिव्यक्त कर पाता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। और इसमें अगर आपको फिर भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप जरूर पूछ सकते हैं। हम लोग आपके लिए बैठे हैं यहाँ पर और कोशिश करेंगे कि आपके हर सवाल का जवाब हम जरूर दें।